हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है भाई लोग? मजे चल रहे हैं? हाँ सर, मजे तो चल रहे हैं। बस हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है थोड़े टाइम में, फिर आपसे विदाई है। फिर तो मजे ही हैं हमारे। बेशर्मो, शर्म तो आती नहीं ना तुमको थोड़ी सी भी बोलने से पहले? तो क्या हाल है सर? मजे आ रहे हैं पढ़ाई करने में? रिवीजन कर रहे हो घर पे? कर तो रहे हैं सर। यार देखो, नोट्स बनाते हुए चलो, अपने नोट्स में काम करो, अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करो, फायदा ही होना और कुछ नहीं है। हाँ सर मालूम है, हमको मत बताओ। हाँ तुमको तो सब मालूम है, मैं कहाँ, मैं तो ऐसे ही हूं ना, मेरे को कहाँ कुछ आता है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आता है, आपको भी आता है। तो भाई क्या देख लिया था आखिरी में हमने? हमने हमारा 9th चैप्टर देखा था, जिसमें हम बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी। हमने हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर बात की थी, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। अब आज देखते हैं, सबसे पहले तो हमने एक परफॉर्मा देखा था लेटर का कि कैसा दिखता है, कैसा होता है। आज हम डिस्कस करने वाले थे कि वो जो लेआउट्स थे, जो कंटेंट था हमारे लेटर में, उसमें जो जो चीज है, एक एक जो चीज है, हेडिंग है, डेट है, इनसाइड एड्रेस वगैरह है, इसमें हम डिटेल में बात करने वाले थे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सीक्वेंस वाइज एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में, जो आने वाले 3 चैप्टर्स हैं, हम लोग जो देखेंगे करेस्पॉन्डेंस ऑफ डायरेक्टर, करेस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर, करेस्पॉन्डेंस विद बैंक, करेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो ये जो करेस्पॉन्डेंस है, ये कौन कर रहा है? ये हमारा सेक्रेटरी कर रहा है। तो वो किस प्रकार से करेगा, क्या मेथड फॉलो करेगा, क्या प्रोसीजर होगी उसकी, ये सब हम लोग कहां देखेंगे? हम हमारे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये चैप्टर हमारे आने वाले 3 चैप्टर का बेस है, क्योंकि आज ये जो लेटर हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, ये लेटर हम हमारे तीनों चैप्टर्स में देखेंगे अलग अलग प्रकार से कि कैसे बनाए जाते हैं और अलग अलग अथॉरिटीज को कैसे भेजे जाते हैं। कौन तैयार करता है? हमारा सेक्रेटरी तैयार करता है। ठीक है सर, वेल एंड गुड। सबसे पहले तो क्या देख रहे हैं आज हम? लेआउट। एक सेकेंड। लेआउट कंटेन्स द, उतना चलो, लेआउट कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे लेटर के? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी हेडिंग, हमारे लेटर में हेडिंग क्या होगी। अब समझो क्या है, हेडिंग में हम हमारी कंपनी का नाम डालेंगे, हमारी कंपनी का एड्रेस डालेंगे, उनका फोन नंबर डालेंगे, उनके फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और क्या डालेंगे भाई? वेबसाइट है, CIN देखा था हमने सर, आपने लेटर जो दिखाया था हमको उसमें। तो हेडिंग में हमारा क्या क्या कंटेंट होगा भाई? सबसे पहले तो आप डालोगे नेम, फिर उसके बाद आप डालोगे एड्रेस, फिर सर आपने बताया कि इसके बाद आप डाल रहे हैं टेलीफोन नंबर। अरे ये एल इतना दूर क्यों चला गया? टेलीफोन नंबर डालना है, फिर उसके बाद फैक्स नंबर डालना है। ठीक है, फैक्स नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या डालोगे? ईमेल आईडी चाहिए आपको, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी डालोगे आप। उसके बाद वेबसाइट है, वेबसाइट लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे हेड में आएंगी। एक और एसेंशियल चीज है जो भूलना नहीं है अपने को, CIN। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किसकी तरफ से आ रहा है, ऑथेंटिक है कि नहीं है? CIN के थ्रू पता चलेगा। CIN इज 21 डिजिट्स, 21 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इसमें क्या होता है? ये एक रैंडम अल्फाबेट्स और नंबर्स का
एक नंबर होता है बनाया हुआ, किससे? रैंडम अल्फाबेट्स और नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं इसमें, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, जिसकी डिजिट्स में नंबर और लेटर्स दोनों ही होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अब इसका एक समझो, अगर हम एक स्ट्रक्चर, एक एग्जाम्पल एक बना के देखें तो हमारी हेडिंग कैसी दिखनी चाहिए? हमारी हेडिंग में सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम होना चाहिए, मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड। या हमने हमारा कंपनी का नाम लिख दिया, हमने हमारा एड्रेस लिख दिया, मान लो हमारा एड्रेस है 17C SB रोड MIDC। ठीक है, हमने हमारी कंपनी का एड्रेस लिख दिया, कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे के बाद हमने इसका जो पिन कोड होगा वहाँ का, वो पिन कोड डाल दिया। ये एड्रेस लिखने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे हमारा सिन नंबर। अब सिन नंबर क्या है? रैंडम अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। मान लो ये मैंने स्टार्ट किया आपका L12897 MHN945TWZ014। ये मैंने अपने मन से लिखा है, कुछ भी ऐसा कहीं पे ऐसा है नहीं कि आपको यही लिखना है, ठीक है? कुछ भी रैंडम हो सकता है। कितने डिजिट होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तीन और में डाल दो 4 5 2। ये आपका क्या हो गया? ये आपका CIN नंबर हो गया। CIN नंबर क्या था? कॉर्पोरेट, अच्छा इसको यहां नहीं लिखता ना, अपना स्ट्रक्चर है ना ये, यहां पे लिख देता हूं मैं। CIN इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है सर, इसको हमने देखा था ये क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा टेलीफोन नंबर डालना है, टेलीफोन डालेंगे, वट एवर टेलीफोन नंबर में भी कुछ भी डाल सकते हो। फैक्स नंबर डालेंगे, ठीक है, ये फैक्स नंबर डाल दिया, मेनली 10 डिजिट्स का होता है। उसके बाद हमने हमारी वेबसाइट डाल दी, पहले ईमेल आईडी लिख दो, ईमेल डाल दिया, फिर वेबसाइट डाल दी। ये क्या तैयार हो गई? ये हमारी हेडिंग तैयार हो गई। दिस इज हाउ आवर लेटर शुड बी स्टार्टिंग। इस तरीके से हम हमारा लेटर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं, डेट डालनी है। अब डेट डालनी है, डेट के बारे में क्या बताऊं? ठीक है, हमने हमारे लेटर में क्या किया, जिस डेट में भी हम ये लेटर बना रहे हैं हमने वो डेट डाल दी। डेट बहुत जरूरी है, क्या डेट अगर नहीं डालेंगे हम तो पता कैसे चलेगा कि कब हमने ये लेटर भेजा है? ठीक है, तो हमने डेट डाल दी। अब डेट जो है हम दो तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक ब्रिटिश स्टाइल होता है। ब्रिटिश स्टाइल क्या है? ब्रिटिश स्टाइल है जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं 1 अप्रैल 2019। वहीं हमारा दूसरा स्टाइल कौन सा है? अमेरिकन स्टाइल है। अब ये अमेरिकन स्टाइल कैसा होता है? हम हमारे अमेरिकन स्टाइल में लिखते हैं पहले मंथ, फिर लिखते हैं हम डेट, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं हमारा साल। ठीक है, अप्रैल 1 और उसके बाद हमारा साल। तो डेट कैसे लिखना है आपको? इस तरीके से लिखना है। अगर ब्रिटिश में भी लिखा तो भी चलता है, अगर अमेरिकन में लिखा तो भी चलता है, ठीक है? लेकिन यह ध्यान रखना, जब भी आप अमेरिकन स्टाइल में डेट लिखोगे तो आपको यह नहीं करना है कि अप्रैल जो लिखा है आपने उसको मंथ नंबर लिख दिया
और ये आपने आपकी डेट लिख दी और ये आपने अपना ईयर लिख दिया। ये कंफ्यूजिंग है। अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 4 जनवरी 2019 की बात कर रहा है, लेकिन हमने इंटेंट क्या था, हमारा इंटेंट हमने तो भाई अमेरिकन स्टाइल में लिखा था, हमने 1 अप्रैल 2019 लिखा था। तो इसको ऐसा वेग ना बनाते हुए डायरेक्ट हमको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, हमको हमारे मंथ का नाम लिखना है। ठीक है सर। इसके बाद आपने बताया कि रेफरेंस नंबर होता है। अब ये रेफरेंस नंबर क्या है? रेफरेंस नंबर मैंने आपको बताया था कि ये इसीलिए लिखा जाता है कि हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से हम, मतलब इस रेफरेंस नंबर से हमको उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पता चल जाएंगी। कल को अगर हमको पता करना हो कि हमने इस कंपनी के साथ क्या कम्युनिकेशन किया था, क्या करस्पॉन्डेंस किया था, तो उस लेटर का रेफरेंस नंबर क्या होगा वो यहां पे लिखा होगा। हमारा रेफरेंस नंबर के थ्रू हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमने इस दिन ये लेटर इस कंपनी को भेजा था, किस रिगार्डिंग भेजा था, वो हमको सब समझ में आ जाएगा इस रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो इस रेफरेंस नंबर में हमको समझना है, जस्ट आई एम सॉरी गाइस, सॉरी पार्डन मी। ठीक है, रेफरेंस नंबर क्यों दिया होता है? टू हैव अ क्विक, रेफरेंस नंबर इज टू हैव अ क्विक रेफरेंस। किसका रेफरेंस? टू द मैटर कंसर्न। जिस भी मैटर में हमने ये रेफरेंस नंबर डाला है, ये रेफरेंस नंबर डाला, हमको सारा मैटर पता चल गया। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरेंस नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। रेफरेंस नंबर भाई आपका सीरियल नंबर भी कहते हैं रेफरेंस नंबर को। ठीक है, आपने कैसा किया, ये आपका रेफरेंस नंबर ऐसे लिख दिया 91 P और ये 2019। अब इसमें 91 क्या है? 91 है आपके रेफरेंस नंबर का सीरियल नंबर ऑफ अ लेटर। ठीक है। P क्या है? P इज फॉर परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था ये। क्या हो रहा है ये? डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और ये हमारा ईयर। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, विच इज इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस बोले तो बताओ अभी इनसाइड एड्रेस क्या है? थोड़ा सोचो तो, कंपाइल तो करो। इनसाइड एड्रेस में हम उसका एड्रेस लिखते हैं जिसको हम ये लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, उसकी डिटेल लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। अब मान लो मैं ये लेटर भेज रहा हूं हमारे मिसेस पल्लवी को। ठीक है, अब हमारी मिसेस पल्लवी जो है वो कहां रहती हैं? समथिंग, उनका कोई एड्रेस लिख देते हैं अपन, 18A गणेश कॉम्प्लेक्स, ये उनका एड्रेस है। और कहां पे है ये MG रोड में है। और MG रोड कहां पे है? रत्नागिरी। ठीक है, ये हमने उनका पिन कोड डाल दिया। इस तरह से हम लोग इनसाइड एड्रेस लिखते हैं। इनसाइड एड्रेस किसका होता है? जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। ठीक है सर। इनसाइड एड्रेस में हमने पहले उनका नाम लिखा, फिर उनका एड्रेस लिखा, उनकी सिटी लिखी, उनका लैंडमार्क लिखा, उनकी सिटी लिखी और उनका पिन कोड लिख दिया। दिस इज हाउ वी
राइट इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में हम किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिसको हम एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं या जिससे हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। ठीक है सर, कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। सी सब्जेक्ट तुमको यूजुअली तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई किस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं। मान लो अगर हम किसी बैंक को भेज रहे हैं तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कि भाई आई वॉन्ट टू ओपन अ करेंट अकाउंट। ये क्यों होता है सब्जेक्ट, क्योंकि जब आपका रीडर आपका लेटर खोले तो वो सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ जाए कि आपका ये जो लेटर है वो किस रिगार्डिंग भेजा गया, किस मुद्दे में बात करना चाह रहा है। फिर उसके बाद वो उसकी मेन बॉडी में मेन कंटेंट पे आए। पहले सब्जेक्ट पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे लेटर में बात किसकी हो रही है। वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या है, याद है हम लोग बचपन में लेटर लिखा करते थे या फिर एप्लीकेशन लिखा करते थे तो अक्सर हम ऐसे स्टार्ट करते थे, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर। तो दैट थिंग वी यूज टू राइट, हम लिखते हुए तो आ रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं उसको बोलते क्या है। उस ही चीज को हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। जब हम हमारा लेटर स्टार्ट कर रहे होते हैं भाई डियर सर से या फिर रिस्पेक्टेड सर से, उसके बाद हम अपनी मेन बॉडी, अरे रिस्पेक्टेड सर। मेरी एक बात मानना कि जब भी तुम एग्जाम में अपना लेटर लिखोगे तो यूजुअली हम फॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हैं। फॉर्मल लेटर्स यानी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो लेटर भेज रहे हैं, किसी प्रोफेशनल बॉडी को वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा वो लेटर भेज रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी डियर वर्ड जो है ना वो हमारे, जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उसमें यूज करना इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल बॉडी को लेटर लिख रहे हैं तो यू शुड शो सम रिस्पेक्ट। कैजुअल लेटर नहीं लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डियर सर यू शुड यूज रिस्पेक्टेड सर, तो आपका थोड़ा सही इंपैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप डियर लिखेंगे तो आपका गलत इंपैक्ट जाएगा, लेकिन रिस्पेक्टेड सर लिखना इज मोर इफेक्टिव। तो ध्यान रखना उस चीज का। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे हम देखते हैं सबसे पहले हम हमारे जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि भाई हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो समझ लो। ठीक है, फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि भाई हमको हमारा मेन पैराग्राफ देना है। जो भी हमारी बात है वो अब आराम से आपको समझाते हैं। इसके बाद ये मेन पैराग्राफ लिखने के बाद हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं कि ये हमारी बात थी, तो इस हिसाब से इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए, प्लीज कंसीडर दिस और व्हाटएवर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे लेटर में होनी जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो दिस इज द सेकेंड लास्ट। इसके बाद एक और, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब भाई हमको जब हम हमारा लेटर लिखते हैं तो वी शो सम ग्रेटिट्यूड कि आपने हमारा लेटर पढ़ा, उसको कंसीडर किया और होपफुली आप इस पे कोई एक्शन लेंगे। योर्स फेथफुली, योर्स थैंकफुली, मतलब ये हमारा क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है कि हाँ सर आई एम थैंकफुल टू यू, या फिर योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली इज द कॉमन एंड द बेस्ट थिंग टू यूज, योर्स फेथफुली। दिस इज हाउ वी क्लोज आवर लेटर कि भाई हाँ हमने हमारी बात रख दी है कि अब हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे मैटर पे जो भी हमने एक आपको करेस्पॉन्ड किया जिस बारे में, आप उसको कंसीडर करेंगे और उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ठीक है सर, अब ये है हमारा लास्ट सरप्राइज। ये भी लास्ट नहीं, सी
अभी हम देखते हैं सिग्नेचर पे। आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आप भेज रहे हो ना, तो आप अपना डेजिग्नेशन लिखोगे, अपना सिग्नेचर करोगे, क्योंकि आप कंपनी के बिहाफ में भेज रहे हो। किस डेजिग्नेशन से भेज रहे हो? सीएस के, कंपनी सेक्रेटरी के। ये लास्ट है, ये पक्का लास्ट। एनक्लोजर, मजाक कर रहा हूं, ये भी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और। एनक्लोजर क्या होता है? मैंने एनक्लोजर आप लोगों को बताया था। एनक्लोजर यानी जब भी हम हमारे लेटर के साथ कोई और चीज अटैच करके भेज रहे होते हैं, जैसे याद करो कि जब हम लोग हमारे बोर्ड मीटिंग की नोटिस भेजते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसके साथ हम हमारा एजेंडा भी अटैच करके भेजते हैं। तो जब ये नोटिस जाएगा तो इस नोटिस के ऐसा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एनक्लोजर करके एक वर्ड लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा एजेंडा इज अटैच्ड। तो ये क्या हुआ? ये हमने एनक्लोज किया कि भाई लेटर पढ़ लिया है तुमने, अब देख लो लेटर के साथ हमने कुछ अटैच भी किया है, जो भी अटैच किया है वो हमने यहां पे लिखा है। ठीक है सर, एनक्लोजर समझ गए? कहीं पे कोई डाउट? ये वाला पक्का लास्ट, पक्का पक्का, तुम्हारी कसम, मम्मी की कसम, लास्ट क्या है? सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी इज कार्बन कॉपी। व्हाट इज कार्बन कॉपी? कार्बन कॉपी म्हणजे आप कोई एक चीज एक से ज्यादा लोगों को एट द सेम टाइम भेजना चाह रहे हैं। ये सेंडिंग दिस लेटर, to more than one person। अब ये more than one person जो है ना, ये more than जो है, इनका नाम कहां पे होगा? ये होगा कार्बन कॉपी में, कि भाई हमने आपके अलावा सॉरी, हमने आपके अलावा और भी लोगों को भेजा है। तो जिन जिन लोगों को भेजा है उन लोगों के नाम यहां पे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है सर, अब देखो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर ली है कि नहीं? क्या क्या देखा भाई? हेडिंग देख ली, हेडिंग का फॉर्मेट देख लिया, डेट देख ली, ठीक है, डेट कैसे लिखना है, कितने टाइप्स की होती हैं, रेफरेंस नंबर देख लिया, रेफरेंस नंबर क्या होता है, इनसाइड एड्रेस देख लिया, जो सामने वाले जिसको हम एड्रेस भेज रहे हैं वो एड्रेस, फिर हमने सब्जेक्ट देख लिया कि भाई क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या लेटर लिखे हैं, जो हमने लेटर लिखा है वो किस बारे में, ठीक है, सैल्यूटेशन देख लिया, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर देख लिया, क्या मेन बॉडी होगी, पहला पैराग्राफ क्या होगा, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे पैराग्राफ में जो हमारा मेन कंटेंट होगा वो मेन पैराग्राफ कहलाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम उसको कंक्लूज करेंगे जो हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स थैंकफुली। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर, क्या डेजिग्नेशन है आपका, आपके नाम के साथ, आपके डेजिग्नेशन के साथ आपका सिग्नेचर करना है वहां पे। ठीक है, एनक्लोजर देखना है कि क्या क्या हमने अटैच किया है हमारे लेटर के साथ। उसके बाद हमको देखना है कि हमारी कार्बन कॉपी, एक के अलावा एक से ज्यादा लोगों को हमने अगर भेजा है तो जिस जिसको भेजा है उनका नाम लिखना होगा हमको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छे बिजनेस लेटर के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस लेटर कब हम क्या करेंगे, जब हमारा एक अच्छा बिजनेस लेटर कहलाएगा। तो समझो कि भाई हमारे लेटर में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हमको फिर से दिया, हम एक बार फिर से देख लेंगे, कोई मसला नहीं, टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम। क्लैरिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस लेटर। आपके बिजनेस लेटर में क्लैरिटी होना चाहिए। द मैसेज ऑफ द लेटर मस्ट बी क्लियर, सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड।
भाई ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स, जबरदस्ती के ऐसे बड़े बड़े फैंसी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करना है आपको। एज सिंपल एज इट कैन बी रखना अपने लेटर को, ठीक है। उसके बाद भाई टेक्निकल, डबल मीनिंग वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। आपको शॉर्ट फॉर्म या फिर टेक्निकल वर्ड्स या ऐसे कोई वर्ड्स जिनका डबल मीनिंग हो सकता है, जिनका दूसरा मतलब निकाला जा सकता है, वो चीजें अवॉइड करनी है। द नेम एंड फिगर आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, सो दे शुड बी करेक्ट एंड क्लियर। जो भी आप नाम लिखने वाले हो उसमें, जो भी आप फिगर्स भेज रहे हो, जैसे आपने एजेंडा भेजा नोटिस का, तो एजेंडा जो भेजोगे आप, एजेंडा प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट रहेगा वो आपके लेटर का, तो उसका आपको ख्याल रखना। ठीक है सर? ठीक है सर, समझ गए। अब देखते हैं कि भाई कंसाइसनेस होना चाहिए, जितने कम शब्दों में जितना ज्यादा आप समझा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ब्रीफ लेटर होना चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटनेस होना चाहिए, आधी अधूरी बात करके नहीं छोड़ देना लेटर में, आपको अपने लेटर को कंक्लूड करना है। हमने हमारा मेन पैराग्राफ देखा था ना, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप अपने मेन जो ऑब्जेक्ट है लेटर भेजने का वो समझाओगे, फिर उसको आप कंक्लूड करोगे। तो इस तरीके से आपका लेटर कंप्लीट होना चाहिए, समझे। आपको कर्टियस लैंग्वेज यूज करनी है, यानी कर्टियस लैंग्वेज यूज करनी है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। आपके दोस्त यार भाई रिश्तेदार को लेटर नहीं भेज रहे हो आप किसी प्रोफेशनल बॉडी को, आप किसी अथॉरिटी को लेटर भेज रहे हो, तो आपको कर्टियस होना पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज में मिठास होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए। ऑल्दो आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखते टाइम भी आपको यह ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले को यह ना लगे कि मैं कोई एरोगेंट बात कर रहा हूं या कोई मैं गलत बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कर्टेसी आपको मेंटेन रखना अपने लेटर में। अ कर्टियस लेटर गेट्स अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। हार्श, रूड वर्ड्स, इंसल्टिंग रिमार्क्स एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। ऐसी कोई बात नहीं लिखना है जिससे आपका सामने वाला जो रीड कर रहा है आपके लेटर को वो ऑफेंड हो जाए, वो आपकी बात से अपसेट हो जाए, ठीक है। कोई ऐसे रूड वर्ड्स, कोई हार्श वर्ड्स, कोई इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं देना आपको उस पर, ठीक है सर। करेक्टनेस होनी चाहिए। बिजनेस लेटर जो है आपकी कंपनी को, आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई जिस बंदे ने भी ये लेटर लिखा है ना, व्हाट अ फ्रेमिंग, क्या फ्रेम किया है इसने लेटर, कितने प्यारे तरीके से लिखा है। ये नहीं होना चाहिए कि ये कौन बंदा है, इसको किसने सेक्रेटरी बना दिया, कैसा लेटर लिखा है इसने। A business letter should be correct regarding information or message. Any mistake in figure or facts will create problem. There should not be any grammatical or spelling mistake. आप मेरे को ये बताओ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कल को आप कोई लेटर लिखते हो किसी को, जब आप ये लेटर लिखोगे, आपके इस लेटर में अगर कोई ग्रामेटिकल एरर आ गई, यानी आपने कोई ग्रामर एरर कर दी, कोई ग्रामर में गलती कर दी, या फिर किसी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, अब आप सोचो ना सामने वाला क्या ही इंप्रेशन लेके बैठेगा आपका, क्या सोचेगा आपके बारे में कि कैसा कंपनी सेक्रेटरी है, इसको स्पेलिंग नहीं आ रही है, कंपनी सेक्रेटरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है इसको। तो दैट शुड नॉट हैपन। कोहेरेंस, अब कोहेरेंस क्या है भाई, अ लेटर शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। आपने देखा कि आपने एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेटर को देखा है, अभी तक हमने जब से बात कर रहे हैं लेटर के बारे में, जब आप अपना लेटर लिख रहे थे तो एक सीक्वेंस था, पहले हेड लिखना था, फिर डेट लिखनी थी, फिर फैक्स, फिर ईमेल, फिर वेबसाइट, फिर सब्जेक्ट, फिर डेट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखा आपने। अब मान लो आपने लेटर लिखा और आपने कंपनी का नाम ही नहीं लिखा ऊपर और कंपनी का नाम सबसे आखिरी में लिख दिया, या फिर मेन बॉडी में आपने पहले कंक्लूजन बता दिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन के बाद आपने अपनी मेन बॉडी बताई, फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। आप बताओ ऐसे चलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? तो आपका जो लेटर है वो लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। द मैसेज should be divided into different paragraphs. All paragraphs should be arranged logically or connected to each other. ऊपर नीचे नहीं चलेगा बाबा, सीक्वेंस में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है सर।
कंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर एटीट्यूड। भाई आपका क्या एटीट्यूड है वो आपके लेटर से दिखता है कि आप किस तरीके से, किस भावना से आपने लेटर लिखा है। ठीक है, द लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द राइटर शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसीडर द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडर। आपको एक रीडर की तरह से सोचना है कि कल को अगर मैं कोई लेटर रीड करता हूं तो मैं कैसा लेटर रीड करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं ऐसा लेटर नहीं रीड करना चाहूंगा जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, जो बहुत वेग है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपको रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपना लेटर ड्राफ्ट करना होगा। ठीक है सर। द रीडर हैज टू बी मोटिवेटेड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ योर लेटर। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे की बात में ना दम है, तो ये वाला जो काम है अपने को करना चाहिए, अपने को इस चीज पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ये कब होगा? जब आपने आपका लेटर अच्छे से ड्राफ्ट किया है, अच्छे से लिखा है, उसमें अपनी सारी बात बहुत विस्तार से समझाई है, तभी जाके ये होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है सर। चेयरफुल, अ बिजनेस लेटर शुड बी चेयरफुल। A cheerful letter is positive and it shows a spirit of hopefulness. The letter writer should avoid negative words and sentences. भाई ऑप्टिमिस्टिक दिखाओ अपने आप को कि हाँ आई एम चेयरफुल अबाउट राइटिंग दिस लेटर टू यू। यस, हमको ये काम करना है, तो उसमें बताओ कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। मान लो आपने बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस भेजा, उस नोटिस में आपने लिख दिया कि ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस है, आप सभी डायरेक्टर्स को आना है, जिसकी मर्जी आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। इस टाइप का आप कुछ लिख सकते हो क्या? आप ये नेगेटिव और अजीब तरीके से बात कर सकते हो क्या? इतनी फॉर्मल नोटिस लिख रहे हो आप, इतना फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है आपका, आप इस कन्वर्सेशन के बीच में कैजुअलनेस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। कोई नेगेटिव बात ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। आपको चेयरफुल लिखना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा दैट देयर इज होप, कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर। अब देखो हमारे लेटर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। एक बिजनेस लेटर का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, वो कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर भी आ सकता है। मतलब अगर मान लो आपने कोई खराब से पेपर में, कोई स्क्रम्बल्ड पेपर में किसी को नोटिस भेजा, तो आपकी कंपनी का क्या इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर? अच्छा नहीं आएगा, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा अच्छा? तो आपने क्या किया, आपने कुछ तो भी बेकार तरीके से, बिना सीक्वेंस के, और आपका जो पेपर था वो अच्छा नहीं था, ऐसा खराब क्वालिटी का पेपर था, या फिर आपने कोई टाइपिंग एरर्स है उसमें बहुत सारे, आपने स्पेसिंग का ध्यान नहीं दिया है, कहीं पे भी स्पेस छूटा है, आपने सीक्वेंस का ध्यान नहीं दिया है। तो आप ये बताओ कि उस बिजनेस लेटर का इंपैक्ट कितना गंदा आएगा सामने वाले पे? आएगा कि नहीं आएगा गंदा? ऑफ कोर्स आएगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा पेपर जो है वो अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का पेपर हो। यूजुअली A4 साइज पेपर यूज होता है, जो व्हाइट कलर का A4 साइज होता है वो पेपर यूज होता है। किस लिए? हमारे करस्पॉन्डेंस, हमारे लेटर के लिए। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा पेपर जो हो, पेपर अच्छी क्वालिटी का हो। फिर उसके बाद हमको देखना है कि हमारी टाइपिंग में, हमारे अगर हैंड रिटन नो लेटर दिया है हमने, तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग यूजुअली ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं हमारे लेटर को, तो हमारा जो टाइपिंग है उस टाइपिंग में कोई एरर नहीं हुआ है, ठीक है, कोई गलती नहीं की है हमने। टाइपिंग का ध्यान रखना है। भाई हमारे मार्जिन में, ये हमारा पेज है, इसकी जो मार्जिन है, ये एक हमारा पेज है, इसकी जो मार्जिन है, ये मार्जिन होती है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब लेटर लिख रहे हैं तो यहां से लिखें। ये नहीं कि मार्जिन ही नहीं छोड़ी, मार्जिन ही नहीं छोड़ी पेपर में, ये यहां से शुरू कर दिया लिखना। ये हमारा पेपर था, हमने यहीं से शुरू कर दिया, आखिरी में पता ही नहीं है कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है। ये सही है, ये गलत है।
आपको मार्जिन रखनी है अपने पेपर में, स्पेसिंग का ध्यान रखना है, सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन वर्ड्स, लाइंस एंड बिटवीन पैराग्राफ्स, स्पेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म, स्पेसिंग मेक्स रीडर रीडिंग द लेटर इजी। भाई आप जब स्पेसिंग कर रहे हो, अब देखो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इसमें अगर ये दोनों पॉइंट्स जोड़ देते, ये दोनों पॉइंट्स जोड़ देते, हमारे में कहीं स्पेसिंग ही नहीं होती, ये दोनों वर्ड्स जोड़ देते, ये दोनों तीनों वर्ड्स जोड़ देते, तो हमको समझ में आ पाता क्या? हमारे लिए इजी होता क्या ये चीज पढ़ना? ऑफ कोर्स नहीं होता। तो वैसे ही जब हम लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमको हमारी स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है कि सही प्रॉपर जगह स्पेस है या नहीं है, हमारे पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस है या नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब ये लेटर हेड हमने देखा था, हेडिंग होती है हमारे लेटर की, क्या होता है उसमें? नाम होता है और एड्रेस होता है, किसका? जो लेटर भेज रहा है। तो जब आप लेटर हेड बनाते हैं तो लेटर हेड अलग से दिखना चाहिए, आपका दिखना चाहिए कि कहां से आया है, किसने भेजा है, कौन सी कंपनी है, क्योंकि ये आपका इंप्रेशन छोड़ता है कि भाई कितना अट्रैक्टिव लग रहा है यार इसका लेटर हेड, बढ़िया लग रहा है, कितने सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है इसने। ठीक है, आपका लेटर हेड अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, एज इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर। सबसे पहले जब रीडर आपका लेटर खोलेगा तो उसकी सबसे पहली नजर कहां जाएगी कि भाई किसने भेजा है, कहां से आया लेटर। तो जब आप कुछ तो भी ऊपर नीचे करके या गलत तरीके से या अच्छा आपने लेटर हेड नहीं तैयार किया है, तो जब रीडर आपका लेटर देखेगा तो वो उसका पहले ही मूड खराब हो जाएगा लेटर हेड देख के, अरे यार क्या है, तरीके ही नहीं है लेटर लिखने के। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोल्डिंग देखते हैं। अब जब आप लेटर को फोल्ड करते हो, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो हमारा रीडर है, जिसको मिलने वाला है लेटर, वो उसको परेशानी ना हो खोलने में, वो आसानी से खोल ले। बहुत सारे फोल्ड्स अगर आप करते हो तो आपका जो कंटेंट है, हो सकता है लेटर का कंटेंट खराब हो जाए। देखते हैं ना हम लोग, हम अगर बहुत टाइम तक इस पेपर को ऐसा फोल्ड करके रखते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो उसमें ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे डॉट्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मिटने लगता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, बहुत सारे फोल्ड्स नहीं करना है, मैक्सिमम 2 या 3 फोल्ड किया तो चलता है। ठीक है, इसके बाद एनवलप देखना हमको। यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके लिए ना एक विंडो एनवलप आता है। विंडो एनवलप क्या होता है? विंडो एनवलप ना कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा एनवलप है, यहां पे उसमें एक विंडो दे रखी है। अब ये विंडो क्यों होती है? विंडो इसलिए होती है कि इसमें ना आपका एड्रेस दिख जाता है बाहर से कि ये कहां से आया है। तो कभी भी फॉर्मल लेटर्स जब इस्तेमाल होते हैं, जब हम फॉर्मल लेटर्स भेजते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला एनवलप ही मोस्ट ऑफन यूज करते हैं कि हाँ यार ये एनवलप सुटेबल है किसी भी फॉर्मल लेटर के लिए। सी, साइज ऑफ द एनवलप शुड नॉट बी वेरी बिग और टू स्मॉल। कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर शुड बी टाइप्ड ऑन द एनवलप। आपके एनवलप में आपका एड्रेस भी टाइप्ड होना चाहिए यहां पे कि कहां से आया भैया। उसके बाद इट शुड बी द सेम एज द इनसाइड एड्रेस। आपने जो इनसाइड एड्रेस लिखा है उसमें आपका इनसाइड एड्रेस और सामने वाले का ऊपर जो एड्रेस लिखा है सामने वाले का, वो सेम होना चाहिए। जनरली विंडो एनवलप्स, देखो ये विंडो एनवलप्स आर यूज्ड। If a window envelope is used, the letter should be folded in such a way that the inside address appears below the window. यहाँ पे आपका इनसाइड एड्रेस दिखना चाहिए, इस तरीके से आप अपने लेटर को फोल्ड करके डालेंगे इस विंडो एनवलप में। ठीक है सर। अब इसके बाद देखते हैं यार नोटिस कितने बार देख चुके हैं हम लोग, कितने बार आता है ये टॉपिक, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। नोटिस क्या है? किसी भी चीज के बारे में अगर हम अपने सामने वाले को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे? हम उसको नोटिस देते हैं। कितने बार देख लिया ना, बोर्ड मीटिंग में नोटिस दिया, जनरल मीटिंग में नोटिस दिया, कहां कहां नोटिस दे के आया हमने। आरओसी को नोटिस दिया, आरओसी ने हमको नोटिस दिया। तो
ये सब क्या है? नोटिस गिव्स प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस, यानी जो भी इवेंट होने वाला है उसका प्रायर इंटीमेशन क्या होता है? वो होता है नोटिस। हम नोटिस के थ्रू बताते हैं सामने वाले को कि आने वाले टाइम में ये चीज, ये इवेंट होने वाला है। With the help of notice, information is conveyed publicly for others to know and follow. नोटिस के थ्रू हम सबको बताते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है, तो you will have to follow it या you can follow it. ठीक है सर। According to Companies Act 2013, notice is an advance intimation given by company informing the person who are supposed to attend the meeting of the day, date, time, place and business to be transacted at the meeting. See, हमने देख लिया कि भाई हमने बोर्ड मीटिंग करने से पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा, उसमें क्या बताया, किस डेट में होने वाली है, किस टाइम पे होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है। ठीक है ना? डे बताया, डेट बताया, टाइम बताया, प्लेस बताई। तो ये कैसे बताई? हमने नोटिस के थ्रू बताई। और नोटिस के साथ साथ हमने हमारे डायरेक्टर्स को क्या भेजा था? एजेंडा भेजा था। सी द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हमने हमारी डिटेल्स भेजी थी। किसके थ्रू? नोटिस के थ्रू। सेक्रेटरी हैज टू बी पर्टिकुलर अबाउट कंटेंट्स, एजेंडा, पीरियड ऑफ नोटिस, मोड ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा। भाई उसको सोच समझ के जब वो एजेंडा लिखेगा, जब सारा कंटेंट तैयार करेगा, तो उसको सारी चीजें कंसीडर करके, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारे काम करने। ठीक है सर। सेक्रेटरी हैज टू फॉर सर्टेन रीजन अरेंज फॉर पब्लिशिंग पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि सेक्रेटरी को एक ऐसा नोटिस तैयार करना होता है जो उसको पब्लिश करना है। कहां पे? न्यूज़पेपर पे। यानी समझ लो कभी हम एनुअल जनरल मीटिंग करवा रहे हैं, तो वो मीटिंग के सारे जो नोटिसेस हैं वो कैसे भेजेगा? पर्सनली भी भेज सकता है। उसके बाद वो और क्या करेगा? हमने देखा था कि एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाता है कि यस वी आर अबाउट टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग। साल की हमारी जो जनरल मीटिंग होती है उसको हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। उसके बाद नोटिस अबाउट शिफ्टिंग ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या कैसे कन्वे करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को? भाई थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा। क्या पब्लिश करेगा? एक नोटिस पब्लिश करेगा। ठीक है सर, वेल एंड गुड। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या है हमारी। अ रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। मैं ये सब तुम लोगों को अभी लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि हमने इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में लिखा हुआ है। इट इज एज इट इज। जो लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी वही बता रहा है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बार हमने हमको बुक में दिया, हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पे भी कोई चीज छोड़े, हमारा ही फायदा, रिवीजन हो रहा है हमारा। ठीक है सर। द रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस लीडिंग टू सम कंक्लूजन विथ और विदाउट सम रिकमेंडेशन। क्या है ये रिपोर्ट? क्या होती है भाई? रिपोर्ट्स में हमारे ओपिनियंस होते हैं। किस चीज के ओपिनियन? कि हम किसी चीज पर पहुंचे, कंक्लूजन पर पहुंचे। किसी ने हमको रिकमेंडेशंस दिया है, किसी ने हमको रिकमेंडेशंस दिया है, सजेशंस दिया है, अपने ओपिनियंस दिया है, उसको हमने ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह पर लिख दिया और उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, कंक्लूजन अबाउट स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक। हम हमारी एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। अब एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें हमारे कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी होते हैं वो हमारी एनुअल रिपोर्ट में होते हैं। तो ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है। हमने हमारी रिपोर्ट्स को एक पेपर में लिख दिया, हमारे एनुअल रिपोर्ट्स को हमने पेपर में लिख दिया, उसको हमने एक रिपोर्ट बना दी। मतलब हमने एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को एक पेपर में लिख दिया। हमने क्या कर दिया? हमने रिपोर्ट बना दी। ठीक है सर। अ रिपोर्ट मे बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कमिटी।
कोई इंडिविजुअल भी बना सकता है, जैसे हमने देखा था कि हमारी बोर्ड की रिपोर्ट्स कौन बनाता है, एक सेक्रेटरी बनाता है। सेक्रेटरी क्या इंडिविजुअल है। उसके अलावा कंपनी जो हमने देखा था कि कमिटीज बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारी, तो वो कमिटीज क्या होती हैं, वो कमिटीज भी किसी किसी चीज की कमेटी होती है, जैसे ऑडिट कमेटी तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है सर, ओके सर। सम रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। एनुअल रिपोर्ट हो गई, ये सारी। ये एनुअल रिपोर्ट क्या है, एनुअल रिपोर्ट का एक आपको ऑलरेडी परफॉर्मा दिया हुआ है कि इस तरीके से ही आपको अपना एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है सर। सम रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब कुछ रिपोर्ट्स जो है वो कंपनी अपने हिसाब से भी बनाती है। कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं वो भाई, रिपोर्ट ऑन पॉसिबल साइट फॉर सेटिंग अप न्यू ब्रांच। कोई नई साइट देख रही है कंपनी अपनी एक नई ब्रांच शुरू करने के लिए, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है। तो वो रिपोर्ट कैसे बनाएगी कंपनी, कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी वो रिपोर्ट्स। सेक्रेटरी मस्ट हैव स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग रिपोर्ट। सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। ये सारी रिपोर्ट्स जो बनाने वाला है, कौन बनाने वाला है, हमारा कंपनी सेक्रेटरी बनाने वाला है। तो ही विल हैव टू बी एक्वेंटेड, ही विल हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू मेक अ रिपोर्ट। कितने तरीके की मेथड्स होती हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग डिफरेंट रिपोर्ट्स होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट रिपोर्ट्स को आपको किस तरीके से बनाना है, ये कौन इंश्योर करेगा, ये हमारा सेक्रेटरी इंश्योर करेगा। अब भाई मिनट्स 1760 बार देख लिया आपने मिनट्स क्या होता है। मिनट्स जो है वो हमारे मीटिंग्स का जो भी डिस्कशन है उनका एक रिटन फॉर्म है। जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए मीटिंग में, जो रेजोल्यूशन पास किए, उसको हमने क्या किया, हमने एक पेपर फॉर्म में लिख दिया। किसने लिखा, एक सेक्रेटरी ने लिखा। मिनट्स इज डिफाइंड एज रिटन समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग। It is a concise and accurate office record of the discussion and decision at the company meeting. कंपनी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुए, जो भी डिसीजंस लिए गए, उनका क्या है, ये एक रिटन रिकॉर्ड है। एक रिटन रिकॉर्ड है, उस चीज को हमने बढ़िया आराम से छोटे शब्दों में कंसाइज करके और एक्यूरेटली लिख दिया। उसको हम क्या कहते हैं, हमारे मिनट्स कहते हैं। It can be used for future reference as minutes is official record of meeting. It is necessary to draft minutes in proper format. आपको डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी चीजें अपने मिनट्स में मेंशन करनी है, so that you can refer it as हमारा प्रीवियस मीटिंग में जो भी हुआ था, ये उसका रेफरेंस है कि भाई जो जो हमने डिस्कस किया था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर। चेयरमैन कौन था मीटिंग का, डिटेल्स अबाउट डायरेक्टर्स और मेंबर्स जो भी प्रेजेंट थे उस मीटिंग में, ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे लिखना है हमको, हमारे मिनट्स में लिखना है। ऑल द रेजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। जो भी रेजोल्यूशन, जो भी डिसीजंस लिए हैं हमने, वो सारी चीजें हम कहाँ लिखेंगे, हमारे मिनट्स में लिखेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ मीटिंग्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। मीटिंग को 15 दिन हो चुके हैं, इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मिनट्स तैयार करना है। किसको तैयार करना है, कंपनी सेक्रेटरी को मिनट्स तैयार करना है कंपनी के। ठीक है सर, वेल एंड गुड। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी, कंफर्म्ड बाय मेंबर्स और डायरेक्टर्स एंड साइन्ड बाय चेयरमैन। तैयार कौन करेगा, प्रिपेयर कौन कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है। और भाई इसको कंफर्म कौन कर रहा है, कंफर्म कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, मेंबर लिख, मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स। और अप्रूव और साइन कौन कर रहा है, अप्रूव या फिर साइन कौन करेगा, हमारा चेयरमैन करेगा। ठीक है सर, ये देख लिया हमने हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी।
दिस वॉज ऑल। ये सारी चीजें हमने बार बार रिपीटेटिवली डिटेल में पढ़ी है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन काफी डिटेल में अभी भी डिस्कस किया। तो यहां पे हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। इसके बाद हम हमारा करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि लेटर्स किन किन टाइप के लेटर्स एक सेक्रेटरी को बनाना पड़ता है व्हाइल डीलिंग विद अ डायरेक्टर। ठीक है सर, टिल देन पीस आउट, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।